नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर जो सबसे बड़ी एक की फाइंडिंग कहनी चाहिए वो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कशन है। और उसके अंदर एक जुमला कि जब तक आपकी इक़्तिसादी खुद मुख्तारी ना हो तो मुल्क की सलामती जो है, मुल्क की खुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर खदशात बरकरार रहते हैं। इसको समझते हुए हमें हर पॉलिसी को डिज़ाइन करना पड़ेगा। आपकी एनर्जी इंपोर्ट्स आपको कई सालों से परेशान कर रही, 24-25 अरब डॉलर सिर्फ आप पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट्स के ऊपर सर्व कर रहे हैं। तो हमने इसके मुतबादल के तौर पर पिछले 15-20 साल बल्कि 25-30 साल में कहना चाहिए क्या काम किया। क्या हमने ये सोचा कि थर्मल जनरेशन जो करते हैं इसको दूसरे वसाइल से भी पैदा किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसा मंसूबा बनाया? हमने नहीं बनाया। हम हर मंसूबा बनाते रहे और इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर ही उसको चलाते रहे। इसके मुतबादल वसाइल दस्तयाब थे, ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम किया जा सकता था, नहीं हम कर पाए। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा एक बहरानी कैफियत पैदा होती है। आज बहुत जगह पे रिपोर्ट हो रहा है बांग्लादेश की बरामदात का नंबर कि दिसंबर के महीने में उन्होंने 5.37 बिलियन डॉलर की बरामदात की। हम बरामदात में ऊपर जा ही नहीं पाते। बरामदात हमारी तब बढ़ती हैं जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चली जाती है। एक ज़माना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 25 अरब डॉलर हुई थी। हमारी टेक्सटाइल की, कॉटन की फसल उस ज़माने में बहुत अच्छी हो गई थी, 14-15 मिलियन बेल्स हुई। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। हमने 25 अरब डॉलर की बरामदात कर ली। उसके बाद धराम से नीचे आ गए और पूरा नून लीग के 5 साल दौर में इंतज़ार ही करते रहे कि 25 अरब डॉलर कब हम क्रॉस करेंगे। इसी तरीके से PTI के दौर में दोबारा बरामदात ऊपर गई। दो बड़ी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन थी। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, जैसे हम तेल की बहुत ज़्यादा कीमत दे रहे थे, कोरोना के दिनों में तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ गई थी तो हमारी बरामदात की भी कीमतें बढ़ गई। और दूसरा, पाकिस्तान से IT सॉफ्टवेयर की और IT इनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात, ये भी कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया में बहुत बूम आया, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर चली गई। अब हम फिर देख रहे हैं कि अब आइंदा क्या करना है। जब तक इसका जवाब नहीं आएगा तब तक हम पाकिस्तान को मुस्तहकम बुनियादों पे अपने पाँव पे खड़े करने की पोजीशन में नहीं है। मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी ऐसी है कि कई सालों से यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो इन्वेस्टमेंट आ जाए वो कारके का रौला, वो हमारी जान को पड़ गया, उल्टा कुछ कमाने के बजाय हाथ से देने की पोजीशन आ गई। फिर हमने रेकोडिक की डील की तो रेकोडिक से भी बजाय इसके कि हम 500-700 मिलियन डॉलर सालाना यहाँ से कॉपर एक्सपोर्ट कर रहे होते, वो हमें फक्की पड़ गई, 9-10 अरब डॉलर का जमाना लग गया। तो ये जब तक हमारी हरकतें होंगी हम पाकिस्तान को आगे नहीं चला सकते। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान ये होना चाहिए कि ख़ुद इन्हिसारी कैसे हासिल की जा सकती है। 5-7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर सालाना 23-24 करोड़ के मुल्क के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इस 8-10 अरब डॉलर की खातर हम पूरी दुनिया के आगे हाथ फैला के खड़े होते हैं। सऊदी अरब हर साल बाद जाते हैं, उनको कहते हैं तेल दे दें उधार कीमत के ऊपर, फिर हमारे पास देने के पैसे नहीं होते। फिर उन्हें कहते हैं कि 2-3 अरब डॉलर हमारे स्टेट बैंक में रख दो, हम ये पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ रिजर्व दिखाने के लिए रखेंगे, आपको पैसे आएंगे तो वापस लुटा देंगे। चीन के पास हमने CPEC लिया है, CPEC के पैसे आ गए हैं पाकिस्तान में, सड़कें बना ली, बिजली के कारखाने भी हमने लगा लिए। दोबारा थर्मल इंपोर्टेड कोल के ऊपर हमने पंजाब के अंदर कारखाने साहिवाल के अंदर लगा दिए। हमारी अकल के ऊपर रोना ही आना चाहिए दुनिया को। अब पैसे वापस करने को है नहीं। चीन को भी कहते हैं कि कमर्शियल बैंकों से हमें पैसे दे दो, जब वक्त आएगा तो पैसे लुटा देंगे। ये तरीका कार बहरहाल मुल्क को चलाने का नहीं है। जो भी हमारे प्लानर्स थे उनकी सोच के अंदर जो बुनियादी खामी थी वो यही थी। रुपए तो छाप लेते हैं, वो अफरात ज़र हो जाता है, लेकिन डॉलर आप छाप नहीं सकते, तो फिर आप क्या करें। इस सूरत हाल से निकालने के लिए नारेबाजी सब ने की, लेकिन अमली तौर पर सब ने डुबोया ही है। इमरान खान हर तकरीर में, आज भी तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बड़ा तारीख का करंट अकाउंट खसारा मिला था, 19 अरब डॉलर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8.99 बिलियन डॉलर या 19 अरब डॉलर उन्हें मिला था। जिस साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, 17.3 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे पे छोड़ के गए। इसके बावजूद कि कोरोना का डेट रिलीफ भी मिला, IMF से भी स्पेशल आपको एक पैकेज मिला, वो 5-6 अरब डॉलर इजाफी मिला, फिर 17.3 है, नहीं तो ये 20-22 अरब डॉलर होता, क्योंकि 80 अरब डॉलर की हमने इम्पोर्ट्स उस साल कर ली, 80 अरब डॉलर की। और बरामदात कितनी की? 29 या 30 अरब डॉलर की। तो ये अप्रोच 50 अरब डॉलर की, जिस मुल्क को फकी पड़ी हो तजारती खसारे के अंदर, इन्वेस्टमेंट वहाँ 4 आने की नहीं आ रही हो, तो वो पैसे कहाँ से देगा? रिमिटेंसेस पाकिस्तानियों का भला हो कि पाकिस्तान भेजने 30 अरब डॉलर, नहीं तो ये इतना बड़ा गैप होना था कि हम फाइनेंस नहीं थे कर सकते। और अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है। इकनॉमिक वल्नरेबिलिटी आपकी तब एड्रेस होगी जब आप डॉलर्स अर्न करने की पोजीशन में होंगे। आप 50 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर की बरामदात करें, 30 अरब डॉलर, 35 अरब डॉलर की रिमिटेंसेज और 90-95 अरब डॉलर आप साल का कमा रहे हो, तो फिर आपके लिए परेशानी नहीं है। अभी हम फंसे हुए हैं और निकलने का आसान रास्ता अगले साल 2 साल में तो आने वाला नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। आज से मनसूबाबंदी शुरू की जाए तो फिर अगले 2-3 साल में उम्मीद होगी कि आप आगे निकलेंगे, वैसे नहीं निकलेंगे। और एक और खराबी की बुनियाद इमरान खान रख के गए। जितना काला धन लगाने की इन्होंने इजाज़त दी,
रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से 3 मरले 5 मरले का घर उससे बाहर हो चुका है। अब वो 5 मरले का घर आप सोचें कि लाहौर इस्लामाबाद में कोई गरीब आदमी, कोई दरमियाने दर्जे का शख्स ख़रीद लेगा तो बिल्कुल ये ख्वाब ही है, वो ख्वाब हकीकत नहीं बन सकता। क्योंकि हुआ ये है कि पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्री में पैसा नहीं गया, किसी और कारोबार में लोगों ने पैसे नहीं लगाए, जो चलते कारोबार थे वो बंद हो गए, ठप हो गए। एक हमने खोल दिया दरवाज़ा, ले आओ दुनिया भर का काला धन, नो क्वेश्चन आस्क, सारा पैसा लगाओ इसके अंदर। रायती शरह से ऊपर हमने कर्जे भी दिए, तो वो जो कीमत किसी की 10 लाख थी ना, तो वो 50 लाख हो गई या 25-30 लाख हो गई उस जगह की। लेकिन उसका फ़ायदा क्या गरीब शख्स को हुआ या उसको हुआ जिसके पास पहले से कई करोड़ या कई 10-20 घर या 6 घर पहले थे, उसकी कीमतें डबल 3 गुना हो गई, 4 गुना हो गई। तो वो शख्स जो बैठा हुआ इंतज़ार में था कि मैं भी कभी 3 मरले का घर या 5 मरले का घर बनाऊँगा, वो नहीं बना पाया। अभी भी जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाएगी, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रॉपर्ली टैक्स नहीं किया जाएगा, इसके अंदर कम व बेश 1.5-2 हज़ार अरब डॉलर का धन आया पिछले 3 सालों में या 3.5 सालों के अरसे में। जब तक आप उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, कोई तरीका दुनिया का है ही नहीं। उसी पे पैसा डालते जाएं, वो सोना उगलती ज़मीन हो गई है, उसकी नीचे पता नहीं तेल के कुएँ निकल आते हैं, वो हाल हो गया। और इसके ऊपर हुकूमत के पास अभी भी मुझे लगता है कि कोई स्ट्रेटजी नहीं, इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि पता नहीं ऊपर से कोई आसमान छप्पर फाड़ के कोई नीचे चीज़ें फेंकेगा। अपनी अकल और हिकमत अमली का इस्तेमाल हमारा ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ सियासी लड़ाइयाँ हमारी अभी भी वही हैं। इमरान खान को जब तक हुकूमत नहीं मिलती तब तक सारी दुनिया जहान की बुराइयाँ वो तमाम अपोजिशन में और तमाम फ़ौज में और तमाम इस्टेब्लिशमेंट में दुनिया के हर बंदे में गिनवाते रहेंगे। अपना काम नहीं बताएंगे कि मैंने 4 साल कौन सा सही काम किया था। अभी उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर आजकल फोकस रखा हुआ है, क्योंकि जनरल बाजवा अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अमेरिका से भी तवज्जो हटा ली है। अब सिटिंग आर्मी चीफ़ को भी टारगेट नहीं करना क्योंकि आइंदा हुकूमत लेनी है, तो सारी दुनिया जहान की बुराइयाँ घुमा फिरा के वो लाते हैं, जनरल बाजवा में डालते हैं। जनरल बाजवा के लिए आज उन्होंने एक हरफन मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुनिए क्या कह रहे हैं। जनरल बाजवा वो हर चीज़ के हरफन मौला बन गए थे, तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकॉनमी पे कंसंट्रेट करो। मैं याद उनको करवाया कि चाइना ने 450 वजीरों को जेलों में डाला है। उनको यही नहीं पता आज तक जिन मुल्कों में यहाँ एनआरओ दिया जाता है बड़े डाकुओं को और बेचारे छोटे चोरों को पकड़ा जाता है, वहाँ सारे मुल्कों में गुर्बत है। लेकिन जिन वज़ीरों को सज़ाए मौत देनी हो या निकालना हो या जेल में डालना हो, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं होना चाहिए। कोई 1000 अरब का कम से कम पेट्रोलियम का स्कैंडल था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, 1000 अरब का, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। किसी को पकड़ के सज़ा दी इमरान खान ने। वीट का स्कैंडल था, सेम क्रॉप में वीट एक्सपोर्ट भी की, वीट इंपोर्ट भी की, किसी को पकड़ा हमने। शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, फिर हमने जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कीमतों का हाल देखा 55 से 115 पे जाते हुए, उस पर किसी को सज़ा दी इन्होंने। तो देयर आर सो मैनी अदर इश्यूज़। सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्कैंडल है जिसके ऊपर इमरान खान किसी दिन किसी अदालत में ज़रूर जवाब देने नहीं आना पड़ेगा, 190 मिलियन पाउंड लूटी हुई दौलत थी पाकिस्तान की। बरतानिया ने तारीख का पहला वाक़या कि पकड़ के हमारे 40-50 अरब वापस किया पाकिस्तान को। इनकी कैबिनेट ने वो पकड़ के बंद लिफाफा मंजूर करके वो रकम रियाज मलिक को वापस कर दी। किस कानून के तहत? तो वो सज़ा का अमल सिर्फ बाकियों के लिए था, इनकी अपनी जमात के ऊपर लागू नहीं था होता। बाकी सबको टांग देना चाहिए ताकि वो नेक नामी सिर्फ इनके खाते में आ जाए। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर उस असूल का इतलाक़ अपनी जमात पे करते तो आज मॉरली बड़ी हाई ग्राउंड पे होते। तोशा खाना के तहफ़ जो उन्होंने बेचे थे वो भी गंदा काम था, जो इन्होंने बेचे हैं तो इन्होंने भी गंदा काम किया। रियाज मलिक से 190 मिलियन पाउंड देकर 5 अरब या 6 अरब का वो बन जाती है अलकादर की ज़मीन भी और उसकी बिल्डिंग भी। वो फ़ायदा ना लेते तो शायद इनका मुकाम बेहतर होता, लेकिन फ़ायदा लेने के बाद उसी सफ़ में ये भी खड़े हैं। दूसरा भी स्टेटमेंट इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरल बाजवा के मतलब कि उनकी सोच ये थी कि कोई तगड़ा हो ही ना पाए। ये बात बाज़ चीज़ों के हवाले से अब हम देखें तो ये बात इनकी दुरुस्त लगती है, क्योंकि परवेज़ लाई ने जब ये कहा कि मैं तो जा रहा था उधर, लेकिन मुझे कहा उन्होंने कि तुम इमरान के साथ रहो, और बाकी लोग कह रहे हैं कि उनको राह दिखाई इधर की। तो ये बात देख के अब ये लगता है कि वो चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम खुद से उन्होंने उनके दिमाग में था जो उसको राज करने की कोशिश की जा रही थी। सुनिए इमरान। ये जनरल बाजवा की जो बाजवा डॉक्ट्रिन है कि वो कोई इतना तकड़ा ना हो जाए कि उसको कंट्रोल ना हो सके। मिस्टर एक्स और वाई हैं, वो भी यहाँ के बैठे हुए थे, उन्होंने भी मैसेजेस दिए निचले वालों को कि देखें आप इमरान खान की तो अब चांस कोई नहीं है, तो आप दूसरी तरफ चले जाएं, तो आप एब्सटेन करें वोटिंग से, जो कॉन्फिडेंस की वोट होगी। बच्चा जानता है कि बाजवा ने NRO 2 दिया है।
लेकिन ये जो बुराई आप बता रहे हैं जनरल बाजवा में, ये यकीनन चेक एंड बैलेंस के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अपने सोच पाली होगी, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में कोई ऐसी सोच पक रही होगी। जब नून लीग की हुकूमत गिराई जा रही थी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई जा रही थी, उस वक्त भी तो इमरान को ये सवाल उठाना चाहिए था कि ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना के सेनेट के इंतखाबात में कैसे उनको फेवर करने के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट किया गया, उसके ऊपर कभी तो बात करें, कभी तो सच बताएं कि उनके लिए क्यों बनाई गई थी। अब वो बार कहते हैं कि ये बाप पार्टी के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, और MQM के धड़ों का इत्तेहाद इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पर PTI जो है उसके ख़िलाफ़ एक ताकतवर सियासी जमात के तौर पर उनका रोल आ जाए। PTI को 14 सीटें कैसे मिली थी? मिस्टर X और Y का नाम लेकर फिर बताएं कि 14 सीटों की कहानी असल क्या है। कुछ चीज़ों के ऊपर दोनों तरफ का सच बोलने लगेंगे ना, तो फिर इनकी बात में ज़्यादा वजन हो जाएगा। अभी वो अपनी पसंद का सच बोलते हैं, बाकियों के लिए चीज़ें जो भी हो रही हों वो दुरुस्त हैं जहाँ इनको फ़ायदा हो रहा हो। एक बंदे तोड़ने के हवाले से परवेज़ लाई का भी बयान आया था कुछ अर्सा पहले। इस्टेब्लिशमेंट को अपने रोल के ऊपर दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। ये पॉलिसी पिट रही है और फ़ौज के ऊपर हर फुट रहा है। लोग अगर गलियों मोहल्लों में फ़ौज के ऊपर सवालात उठाने शुरू हो जाएं तो फिर हमें वो IGI बनाने की और 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनाने की इस तरह की पॉलिसी और अप्रोच से आगे निकल जाना चाहिए। परवेज़ लाई और इमरान खान के बयानात बंदे तोड़ने और सियासी जमातों के हवाले से सुन लीजिए। हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है, क्योंकि PTI में उस वक्त हमारे लोग काफ़ी चले गए थे। एक बात जनरल बाजवा कहते थे, एक ग्राउंड पे हो रही थी, एजेंसीज हमारे लोगों को तोड़ रहे थे, लेकिन जनरल बाजवा कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं। यहाँ इतना तकड़ी इस्टेब्लिशमेंट है कि आपको वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, वो कानून से ऊपर है।